गरजते हुए जुपिटर से लेके चहकते हुए मार्स की आवाज़ तक हमारा अंतरिक्ष शांत तो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे अर्थ से करोड़ों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स की आवाज़ सुनना एकदम चौंका देने वाली बात लगती है, और मुझे लगता है कि हम सभी इस बात से सहमत होंगे कि उनमें से कुछ आवाज़ें काफ़ी डरावनी भी है। उदाहरण के लिए सैटर्न को ले लेते हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि सैटर्न से जो आवाज़ें आती हैं उसको शापित की आवाज़ की तरह कहते हैं, और अगर कोई एक ग्रह है जिससे हम अगली बार बाहरी अंतरिक्ष में फंसना नहीं चाहते हैं तो वो वीनस है। तो प्लैनेट्स की आवाज़ होती कैसी है? शुरू करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वैसे तो अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ कोई साउंड नहीं है। साउंड अंतरिक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस के रूप में मौजूद है। नासा ने स्पेसक्राफ्ट्स की मदद से अंतरिक्ष से सभी प्लैनेट्स की आवाज़ों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशन के रूप में रिकॉर्ड किया है और उनको ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है, उसमें कन्वर्ट किया है। तो आप अंतरिक्ष से सभी ग्रहों की आवाज़ सुन सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेरिएशन स्पेस टाइम फैब्रिक शीट के लगभग सभी कोनों में फैली हुई है। लगभग सभी प्रकार के यूनिवर्स के ऑब्जेक्ट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस छोड़ते हैं। इस तरह के एमिशंस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स हैं कुछ नेबुलाज, क्वासर्स और कुछ रेडियो गैलेक्सीज। जैसे हम इंसानों के सबके अलग अलग फिंगरप्रिंट्स होते हैं, वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट जो अंतरिक्ष में एग्जिस्ट करता है उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी अलग अलग होते हैं। यह ग्रह के आसपास काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चार्ज पार्टिकल्स के होने की वजह से होता है, और हर एक प्लैनेट की अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। ये सभी साउंड नासा के इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि वॉयेजर, IC-1 और हॉकआई स्पेस प्रोब की वजह से मुमकिन है। साइंटिस्ट्स ने अपने स्पेसक्राफ्ट से मिले हुए रेडियो एमिशंस को साउंड वेव्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्लैनेट्स की रियल आवाज़ सुनना। शुरू करते हैं मरकरी से। मरकरी वो ग्रह है जो पूरे सोलर सिस्टम में सूरज के सबसे करीब है। जब मरकरी की आवाज़ रिकॉर्ड की गई थी तो इस प्लैनेट से हुशिंग की आवाज़ आई, जो कि आवाज़ होती है जब हवा हमारे करीब से निकलती है। ये आवाज़ काफ़ी लो फ्रिक्वेंसी आवाज़ है, जैसे कि हवा में पार्टिकल्स खुद ही वाइब्रेट कर रहे हों। ऐसा माना जाता है कि मरकरी की कोर और बाहरी लेयर के बीच लगातार इंटरैक्शन इसका कारण है, लेकिन साइंटिस्ट्स अभी भी इस शोर के असली कारण को ढूंढने की कोशिश में लगे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस, जो मरकरी से बहुत अलग लगता है लेकिन उतना ही रहस्यमय है। इसकी आवाज़ हाई फ्रिक्वेंसीज़ में आती है और इसमें ऐसा लगता है कि कोई गुनगुना रहा हो, और इस आवाज़ में काफ़ी स्थिरता का महसूस होता है। वैज्ञानिकों को लगता है कि इसका कारण वीनस की मजबूत मैग्नेटिक फील्ड या काफ़ी हाई सरफेस टेम्परेचर है, जो एक प्रकार का ध्वनि इंटरफेरेंस पैदा करता है। जैसे ही हम सोलर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, हम पृथ्वी के अगले पड़ोसी मार्स से मिलते हैं। मंगल ग्रह की आवाज़ हमारे सोलर सिस्टम में सबसे आकर्षक है। वे गड़गड़ाहट जैसी धीमी आवाज़ से लेकर भनभनाहट या चहकने जैसी ऊंची आवाज़ तक होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आवाज़ें मंगल ग्रह के वातावरण से आ रही हैं, जिसमें धूल के कण और अन्य पार्टिकल्स भी होते हैं, जो पूरी तरह से ग्रह में घूमते रहते हैं और वाइब्रेशन पैदा करते हैं। अब चलते हैं जुपिटर की आवाज़ की तरफ। सोलर सिस्टम के ओरिजिन का पता लगाने के लिए नासा ने जूनो नाम का स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया। अपने रिसर्च के दौरान जूनो जुपिटर की ऑर्बिट में चला गया। वहां जाके जूनो ने जुपिटर की काफ़ी हैरान कर देने वाली आवाज़ कैद की। आप एक विचित्र स्काई-फाई जैसी आवाज़ सुन सकते हैं जो जुपिटर की ह्यूज मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी की तुलना में 10 गुना ज़्यादा मजबूत है और इसका मैग्नेटोस्फेयर बहुत विशाल है, पृथ्वी के वॉल्यूम के 1 लाख गुना और सूरज से भी ज़्यादा वाइड। वैज्ञानिकों को लंबे समय से ये फैक्ट पता है कि जुपिटर काफ़ी शोर मचाता है। जुपिटर अपने और अपने मून्स के इंटरैक्शन की वजह से काफ़ी तेज़ रेडियो तूफान पैदा करता है।
इतनी तेज़ आवाज़ का एक ये भी कारण हो सकता है कि जुपिटर में कई वाइल्ड गैसेस भी मौजूद हैं। वैज्ञानिक भी जुपिटर के इस रूप को देखकर हैरान हैं। अब हम सुनते हैं सैटर्न की आवाज़। सैटर्न एक गैस से भरा हुआ प्लैनेट है। सैटर्न जितना देखने में सुंदर है, उसकी आवाज़ सभी ग्रहों के मुकाबले सबसे ज़्यादा डरावनी है। नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, जिसने 2004 से 2017 तक सैटर्न और उसके मून्स पर रिसर्च की, वो सैटर्न के मैग्नेटोस्फेयर से रेडियो वेव्स और प्लाज्मा वेव्स को पकड़ने में सक्षम रहा, जिसे वैज्ञानिकों ने ऑडियो सिग्नल्स में ट्रांसलेट किया, जिसे हम सुन सकते हैं। इन रिकॉर्डिंग्स को भयानक और अदरवर्ल्डली भी बोला गया है। कई लोग तो सैटर्न की आवाज़ को द साउंड फ्रॉम हेल भी बोलते हैं। अब बढ़ते हैं यूरेनस की ओर। यूरेनस एक ऐसा ग्रह है जो ज़्यादातर गैस से बना है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है, इसलिए इसमें ऐसी आवाज़ नहीं है जिसे सुना जा सके, जैसे कि हम पृथ्वी पर सुनते हैं। लेकिन साइंटिस्ट द्वारा कैद किए गए रेडियो एमिशंस ने जो यूरेनस की आवाज़ डिटेक्ट की है, वो काफ़ी हल्की है और लो फ्रिक्वेंसी की है, जिसको शायद इंसानों के लिए सुनना बेहद मुश्किल है। लेकिन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इनको भी सुना जा सकता है। इन रेडियो एमिशंस द्वारा प्रोड्यूस होने वाली आवाज़ों को अक्सर भयानक और अलौकिक रूप से डिस्क्राइब किया जाता है। ऐसा लगता है मानो जैसे दूर से कोई तेज़ सीटी बजा रहा हो या कोई धीरे से काफ़ी देर तक गुनगुना रहा हो। अब बढ़ते हैं नेपट्यून की ओर। अंधेरे से घिरा हुआ, ठंडा और सुपरसोनिक हवाओं से टकराया हुआ बर्फ़ का विशालकाय नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का 8वां और सबसे दूर का ग्रह है। जितना पृथ्वी से सूरज दूर है, उससे भी 30 गुना अधिक दूर नेपट्यून हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र ऐसा ग्रह है जो नेकेड आइज से दिखाई नहीं देता है। और ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसको मैथमेटिशियंस ने इसकी खोज से भी पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। यूरेनस की तरह नेपट्यून भी एक गैस से भरा हुआ ग्रह है, जिसकी कोई ठोस सतह नहीं है। इसलिए इसमें ऐसी आवाज़ नहीं है जिसको सुना जा सके जैसे कि हम पृथ्वी पर सुनते हैं। लेकिन इसकी धुंधली आवाज़ों को रेडियो वेव्स में बदलने के बाद जो उत्पन्न होने वाली आवाज़ है, उसको भूतिया भी बोला गया है, जैसे कि कोई बंजर ज़मीन पर सीटी बजा रहा हो। ये आवाज़ काफ़ी डरावनी लगती है। वास्तव में नेपट्यून की आवाज़ नासा के वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान द्वारा 1989 में अपने फ्लाईबाय के दौरान रिकॉर्ड की गई थी। आप नासा की वेबसाइट पर रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे पूरे सोलर सिस्टम की आवाज़ें। वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।